महीने दरें बढ़ने की आशंका में अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त बिकवाली। डाउ करीब 2% उठा, एशियाई बाजारों में तेज गिरावट और एसजीएक्स निफ्टी 150 अंक नीचे। टाटा स्टील के नतीजे आज, मुनाफा 27% गिरने का अनुमान। घरेलू बिजनेस और ब्रिटेन में एसेट्स बेचने से जुड़े बयानों पर रहेगा फोकस। आज खुलेगा एल&टी टेक का आईपीओ। 850 से 860 रुपए के प्राइस बैंड में बेचेगी कंपनी 1 करोड़ से ज्यादा शेयर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस के आईपीओ का भी आज ही होगा ऐलान। जुलाई में आईआईपी ग्रोथ 2.1% से गिरकर 1.37% रहने का अनुमान, लेकिन अगस्त में रिटेल महंगाई घटकर 5.1% रहने का अनुमान। आज देर शाम आएंगे दोनों ही आंकड़े। और जीएसटी के लिए आज अहम दिन। काउंसिल बनाने के लिए आज होगी कैबिनेट की अहम बैठक। भारतीय बाजारों में शुक्रवार की कमजोरी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों में तेज गिरावट का माहौल है। 8,800 के नीचे खुलेंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या अब सब कुछ बेचकर निकल जाने का वक्त है या फिर तेज गिरावट में करें खरीदारी। इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे आज के महत्वपूर्ण दिन पर दो खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गुरश्कर भी कुछ देर में हमारे साथ स्टूडियोज में ही जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए ग्लोबल तस्वीर कितनी खराब है, कितनी कमजोर है, जिसके चलते एसजीएक्स निफ्टी करीब 150 पॉइंट नीचे आज कारोबार कर रहा है। शुक्रवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए मुश्किल भरा था ही, लेकिन आप देखिए जब भारतीय बाजार बंद हुए उसके बाद यूएस के बाजारों ने किस तरह का गदर मचाया। गदर वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए एक ही दिन में 400 पॉइंट की गिरावट डाउ में हो जाए, ये भारतीय बाजारों ने भी सोचा नहीं था। और डर यही कि यूएस में ब्याज दरें बढ़ जाएं, और लोग अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स के लिए कह रहे हैं कि जिस तरह से ज्यादा डॉलर छापे और बाजार में लिक्विडिटी झोंकी है, उसके चलते इकोनॉमीज ओवर हीट हो रही हैं। ये बताइए, ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर इतनी कमजोर है, तो आज भारतीय बाजारों के लिए कितना खराब दिन हो सकता है, और ग्लोबल मार्केट्स के इन बयानों के ऊपर आपका क्या टिप्पणी है? हेमंत, दो बड़ी चीजें हैं। पहली बड़ी चीज तो ये कि 20 और 21 सितंबर जहां फेड की मीटिंग्स होनी है, उससे पहले आपको हमेशा ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी ये डर रहेगा, और उसके चलते बाजार वोलेटाइल होंगे। कभी आप डेटा के दम पर, कभी स्टेटमेंट्स के दम पर जो फेड के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके आएंगे, वो होता रहेगा। पहली बात। लेकिन उससे बड़ी बात जिसकी वजह से बाजार गिरे हैं, कल अमेरिका में देखिए शुक्रवार को मार्केट बेट से एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 19 शेयर गिरने वाले। और 1970 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, इतनी गंदी मार्केट वेट थी। कमजोरी होना बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात यह कि 400 पॉइंट की डाउ की गिरावट, आपकी हमारी क्या बात है, हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में शायद किसी ने नहीं सोचा था कि डाउ 400 नीचे जाकर बंद होगा और इतनी बुरी तरह से गिरेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह कि पिछले कुछ दिनों में हमें बुरी खबरों की आदत नहीं है। हर एसेट क्लास में पैसा बन रहा है, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे इक्विटी हो। तो ये जो बोलते ड्रीम रन पैसा बनाने का, वो हमेशा रहता नहीं है, कहीं कहीं उस पर ब्रेक लगता है। अब वो ब्रेक लगने में क्या चीज पहले गिरेगी, क्या चीज करेक्ट पहले होगी, वो किसी को पता नहीं होता, लेकिन अब आपको पता चल रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बजट के दिन 6,825 और वहां से सीधे 2,000 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी। तो पहला काम ये करना चाहिए इन ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए कि प्रॉफिट बुक करें, इंतजार करें, ग्लोबल मार्केट्स को देखें, सेटल होने दें। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन की तेज गिरावट से बाजार की चाल बदल जाएगी, ग्लोबल मार्केट्स ने टॉप बना दिया, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स को अब तेजी करने के लिए जो ट्रिगर चाहिए वो आपको 21 सितंबर के पहले मिलने वाले नहीं, अगर मिले तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये, ग्लोबल मार्केट्स डिसाइड करेंगे हमारा ट्रेंड, पूरे दुनिया भर का ट्रेंड, और अब से लेकर कम से कम अगले 7-8 दिन आपको भारी उतार चढ़ाव वाले देखने, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल, अब से लेकर अगले बुधवार तक 21 तारीख को शाम को आएगा फैसला, तो बृहस्पतिवार को लेगा भारतीय बाजार इसके ऊपर एक रिएक्शन। तो असमंजस वाला स्थिति हो गई है भारतीय बाजारों के लिए। पिछले हफ्ते सोमवार को हमने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आप देखिए तस्वीर किस तरह से पिछले 2-3 दिनों में बदल चुकी है। तो ऐसे में आज अगर 150 पॉइंट नीचे भारतीय बाजार खुलते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या इतने नीचे भी
बेच देना चाहिए और कुछ एग्रेसिव ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए, या आपको लगता है इसके थोड़ा ऊपर है तभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आज मंदी करने वालों के फेवर में रहेगा? आज तेजी करने वालों की तो हम बात करने नहीं चाहते। बिल्कुल, और करनी भी नहीं चाहिए। और वो इसलिए भी कि हेमंत, शुक्रवार को आपको याद होगा हम यही कह रहे थे कि 8,900 के नीचे निकलते ही पहला कमजोरी का संकेत होगा। और जहां 9,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का हो, 1.23 पर पुट कॉल रेशियो, तो वहां खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कम से कम ये हमने बहुत साफ कहा था। अब आज जैसे आप 8,800 के नीचे खुलेंगे, पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ठीक है, तो जब आपका तेजी की पोजीशन का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो पहला काम तो आपको ये करना है, जहां खुले वहीं अपनी तेजी की पोजीशन को कम करना है। बिल्कुल, इसका मतलब ये कि जहां आप खुलेंगे वहां से नीचे जाने की स्कोप है। अब मैं आज की बात करने के बजाय मैं ये कहूंगा कि अब आपके लिए अहम सपोर्ट कहां आता है? अहम सपोर्ट आता है 8,600 पर वायदा कारोबार के डेटा के लिए आज से। तो अगर एक मीनिंगफुल ढंग का करेक्शन होना है तो बाजार को एक बार 8,600 की तरफ बढ़ना है। उससे पहले ये सीधी बात है, जैसे तेजी में आप स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाते, मंदी में भी रुक रुक कर जाएंगे। तो शॉर्ट करने के लिए किसी भी लेवल से निफ्टी आपको 40 से 50 पॉइंट का मूव इंट्राडे में दे दे नीचे से, वहां शॉर्ट कीजिए, वहां निकलने की कोशिश कीजिए, बजाय नीचे खरीदारी करने का मूड आज निकाल दीजिए। बुधवार को देखेंगे, कल छुट्टी है, जल्दी नहीं है, तो करना क्या है, निफ्टी गैप डाउन खुले उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है 8,800 पर, 8,750 और 8,700। आज शायद 8,700 के आसपास बाजार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने की कोशिश करे, उसको इतना आसानी से ना तोड़े। लेकिन जैसे ऊपर की तरफ आपने हर लेवल हासिल होते हुए देखे, नीचे की तरफ के भी लेवल आ सकते हैं। मैं बहुत मंदी की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मार्केट दिखा रहा है वो बताना पड़ेगा। बैंक निफ्टी, और हमने शुक्रवार का तो बैंक निफ्टी जैसे 20,200 तोड़े आप तेजी से निकल जाइए, तो बैंक निफ्टी ने तो शुक्रवार को स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। बिल्कुल, ऐसे में आज आखिरी उम्मीद बैंक निफ्टी पर है 20,000 के लेवल की, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में बना हुआ है। उसके नीचे जाने पर 6 लाख शेयरों की जो पोजीशन बनी है उसके कम होने का दबाव बनेगा। निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी टूट सकता है, वहां पर तो बिल्कुल तेजी में नहीं रहना चाहिए। बढ़े हुए भी हैं, जो बढ़े हुए वही गिरेंगे, तो बैंक निफ्टी में निकलने का पहले ध्यान रखें। और इसलिए मैंने पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी, मेटल्स, रियल एस्टेट, हाई बीटा मिड कैप, ये तमाम सेक्टर चुने आज कमजोरी की तरफ। चलिए, तो ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ छोड़ा है वैसे सारे सेक्टर्स तो आपने, इसका मतलब ये है कि पूरा बाजार ही, अच्छा फार्मा आईटी छोड़ दिया है। ओके, चलिए, तो फार्मा और आईटी में थोड़ी बहुत खरीदारी हो, खरीदारी ना करे, वहां कमजोरी कम होगी बस। लेकिन बात का लब्बो लबाब ये है कि आज काफी मुश्किल भरा दिन रह सकता है। आज बुल्स का सबसे बड़ा इम्तिहान देखिए आज ही है। आज इतने खराब बाजार में तो कहता हूं बुल्स अगर थोड़ी सी तेजी करके अगर इसको इम्तिहान को पास कर ले जाए, हालांकि है बड़ा मुश्किल, क्योंकि जो आज वो पास कब माने जाएंगे जब 8,800 के ऊपर क्लोजिंग करा ले। ओके, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। 8,800 के ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट। चलिए, तो बुल्स के लिए प्रे कर सकते हैं आज 8,800 के ऊपर हो समाप्ति, लेकिन मुश्किल भरा दिन है ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। चलिए, दूसरे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं वो कैसे अप्रोच करें। देखिए, बाजार में सब लोग ये जानना चाहते हैं यार, गिरावट होगी तो कितनी बड़ी गिरावट हो सकती है। तेजी वाली पोजीशन तो देखिए आज सब लोग बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि गैप डाउन इतना खुलेगा, लोग थोड़ा वेट करना चाहेंगे। बेचना चाहिए, वो बात सही है, पाएंगे नहीं, मुश्किल होता है इतना बड़ा नुकसान सुबह सुबह झेलना। तो कितनी डाउनसाइड नजर आ रही है चार्ट्स पर, हमारे एक्सपर्ट्स को पूछते हैं। वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए, आज तो आपने टाई भी लाल रंग की पहनी है, शर्ट भी है, बताइए कितनी गिरावट हो सकती है सर? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक आपने सही कहा कि चांस नहीं मिलने वाला। सेकेंडली, क्या ये प्रेडिक्ट हो सकता था? फ्राइडे को मॉर्निंग में हमको जरा भी भनक नहीं थी। फ्राइडे को आफ्टरनून में मैंने निफ्टी में हालांकि सेल व्यू दिया था, लेकिन इतना बड़ा 150 पॉइंट का गैप डाउन ये डेफिनेटली एक्सपेक्टेड नहीं था। अभी जैसे अनिल जी ने कहा 400 पॉइंट डाउन में अगर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो हम निफ्टी में कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? अभी क्या कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बेच तो नहीं सकते, बिल्कुल वेट करें 40-50 पॉइंट बाउंस बैक, जो मुझे लगता है डेफिनेटली आएगा, शायद उससे ऊपर आएगा तभी बेचिए। और निफ्टी का जो हम नए टॉप की बात कर रहे थे जो ये सीरीज में आएगा, शायद उसका टाइम डिले हो गया है। चेंज नहीं हुआ है, व्यू चेंज नहीं हुआ, व्यू अभी भी वही है। ये एक्सपायरी में शायद ना आए, और मुझे स्ट्रांग फीलिंग है कि 8750 में के आसपास कहीं ना कहीं हम बॉटम बनाएंगे। कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि यहां से वन वे हम 85 की तरफ या 8450, इतनी मंदी की बात नहीं करनी चाहिए। 8750, 8700 का आसपास बॉटम होगा, ये आपके लिए गुड न्यूज है। चलिए, ये बुल्स के लिए गुड न्यूज है, ये बताइए। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट स्तर है? क्योंकि 19,000 के आसपास मैं देख रहा था 50 डे मूविंग एवरेज है, क्या वहां पर सपोर्ट लेगा या उससे नीचे? मैंने तो पहले 20,000 की बात की है। अगर 20,000 तोड़ देता है सितंबर फ्यूचर्स का, तो फिर शायद 19,500, 19,400 के आसपास जा सकता है। तो 19,000 बहुत
दूर है। चलिए शुक्र है 19,000 की बात नहीं कर रहे अभी एक्सपर्ट्स, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन ये बताइए FIIs ने देखिए थोड़ी सी बिकवाली करी, मुझे लगता है येस बैंक में और HDFC जैसे हैवीवेट्स में जो बड़ी बिकवाली होती हुई नजर आई थी शुक्रवार को, उसका कंट्रीब्यूशन जरूर रहा होगा। लेकिन FIIs की बिकवाली के कैश मार्केट के आंकड़े को आप किस तरह से रीड करते हैं? कैश मार्केट के आंकड़े में ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत FNO में ही है। और मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार यही कह रहा है कि स्टॉक फ्यूचर्स में जिस तरह से देखिए FIIs बिकवाली कर रहे हैं, वो सावधानी वाली बात है, क्योंकि FIIs की बिकवाली और खरीदारी कुछ भी हो पहले FNO से शुरू होती है, ये बात स्टॉक फ्यूचर्स है, उसके बाद आप कैश में आते हुए देखते हैं। आप देखिए शुक्रवार के सेशन में 1643 करोड़ की FIIs ने बिकवाली की फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में। उससे पहले 951 करोड़, उससे पहले 1000 करोड़, यानी कि 3 ट्रेडिंग सेशन में FIIs ने 3,500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे। बड़ी अमाउंट है वो, जबकि कोई ऐसा संकेत नहीं था। अच्छा एक चीज समझिए, 400 पॉइंट चलो डाउ गिर गया, किसी को पता नहीं था, लेकिन ये आंकड़े तो 3:30 बजे के है ना कि अगर FIIs ने 372 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, 1643 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो मैं ये सोचता हूं ग्लोबल मार्केट्स अगर छोड़ भी दो एक बार, तब भी इन डेटा के दम पर आराम से निफ्टी 50 पॉइंट 70 पॉइंट नीचे खुलता था, क्योंकि ये डेटा खराब है। तो एक बहुत साफ संकेत है कि FIIs को इन लेवल पर खरीदना नहीं है, वो बिकवाली कर रहे हैं, और वो एक बड़ा ट्रिगर है आपके लिए। अच्छा दूसरी दिक्कत की बात क्या है, बहुत सारे हेज फंड्स और FIIs ऐसे होंगे जिनके लिए स्टॉप लॉस 8,800 था। अब जैसे ही आज, अब जैसे वागले साहब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बेचने को मिलेगा नहीं, हिम्मत नहीं होगी, लेकिन जो हेज फंड है वो ऐसे नहीं सोचते हैं, उनको तो जहां खुला वहीं बेचना है। तो ऐसे में आज 8,800 के नीचे खुलने के बाद जो हेज फंड्स की बिकवाली आएगी, उनका जो प्रेशर आएगा वो बाजार को नीचे रखेगा, इसलिए डेटा बहुत खराब है। डेटा तो बहुत कमजोर है। FNO के डेटा भी अनिल बता ही दीजिए, अभी ये भी क्या बहुत ही ज्यादा कमजोर है लगे आप? FNO के डेटा खराब हैं, उतने कमजोर नहीं है, इसलिए। लेकिन हाँ देखिए, कई बार क्या होता है, न्यूज को प्रेडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है, कोई बड़ा मुंह कोई नहीं बता सकता, लेकिन डेटा बताते हैं कि आपको क्या करना है। यही वजह कि हम 2 दिन से ये कह रहे हैं, जब आप 9,000 के नजदीक हैं, पुट कॉल रेशियो आपको ओवरबॉट जोन में दिखा रहा है, सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ आपने शुरुआत की है, तो दोनों तरफ वाले लोग रस्साकशी में है। अब ये अलग बात है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने दिमाग लगाकर, पैसा लगाकर तेजी की, और मंदी करने वाले ट्रेडर्स की मदद ग्लोबल से कोई इवेंट कर रही है, लेकिन जो भी हो, ये मार्केट दोनों तरफ बराबर के मौके देता है। तो ऐसे में वायदा कारोबार के डेटा साफ दिखा रहे थे 2 दिनों से कि आपको ऊपर के लेवल पे खरीदारी नहीं करनी। जिन्होंने नहीं की अच्छी बात है, अब जिनकी है उन्हें निकलने का सोचना चाहिए। कैसे निकले, कब निकले, वो आपको डिसाइड करना है। अगर स्टॉक्स आपके बहुत ज्यादा ना गिरे, निफ्टी समझिए 2% गिरता है, 1.5% गिरता है, आपका स्टॉक 3 या 4% ये मिड कैप है, तो फिर सोचना नहीं चाहिए। लार्ज कैप है, निफ्टी के बराबर ही गिरा है, तो सोचना नहीं चाहिए। वायदा कारोबार के डेटा में एक संकेत साफ है कि कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है। अगला अहम सपोर्ट वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए 8,600 पर है। तो 8,600 जो कि 50 दिन का डेली मूविंग एवरेज भी है। मैं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देख रहा हूँ, वहां पर 58 लाख शेयरों का पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर वो 50 दिनों के मूविंग एवरेज के साथ मैच करता है तो बहुत और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है। तो ये एक अहम डेटा है। अदरवाइज वायदा कारोबार के डेटा साफ बता रहे हैं, हल्के हो जाइए। चलिए तो हल्के हो जाइए अनिल। वो एक गेम है म्यूजिकल चेयर्स, जब रुक जाता है म्यूजिक तो जिसके हाथ में होता है वो आउट हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही आप देखिए, जो ग्लोबल म्यूजिक बज रहा था वो अचानक से शुक्रवार को पार्टी बंद हो गई, उसका स्विच ऑफ हो गया, प्लग निकाल लिया, और आप देखिए आज याद है कि रात को 10 बजे के बाद अचानक से पुलिस आकर आपका लाउड स्पीकर म्यूजिक सिस्टम बंद करवा देती है, वैसा हाल है। तो चलिए, ग्लोबल पार्टी थोड़ी सी रुकती हुई नजर आ रही है, उम्मीद करेंगे ज्यादा माहौल न बिगड़ेगा। चलिए, तो उम्मीद यही कि जो लेवल्स दे रहे हैं 8,750 के, उसको होल्ड करे और 8,800 के ऊपर जाकर क्लोज हो जाए आज बाजार। लेकिन तस्वीर सुबह सुबह तो काफी मुश्किल भरी दिख रही है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ऐसे बाजार में किस तरह के ट्रेड्स आपको लेने चाहिए? संदीप वागले जी से तो हमने अभी व्यू लिया है, उनके पिक्स लेंगे, और अविनाश गोरक्षकर जी से भी पूछेंगे कि उनको कौन से स्टॉक्स यहां पर नीचे लेवल पर खरीदने के लिए सबसे अच्छे लगते हैं और वो क्या बेचना चाहेंगे आज के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से। इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले हमने पूछा वागले साहब से कि बाजार पर उनका क्या व्यू है, तो उनका भी मानना है कि बाजार में दबाव देखने को मिल सकता है आज के दिन। लेकिन कौन सा स्टॉक है जिसमें बेचकर पैसा बन सकता है, वागले साहब से भी पूछेंगे। अविनाश गोरक्षकर जी से ये जानेंगे कि ऐसे बड़े गिरावट में लोग चाहते हैं कि खरीदारी करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या वो मौके हैं या आगे आने वाले दिनों में आएंगे? अविनाश, ये बताइए, आप आज के बाजार को किस तरह से अप्रोच करेंगे और कोई शेयर जो आप
खरीदना चाहते हो, या फिर आपको भी लगता है कि बेचकर ही पैसा बनेगा अभी? नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड तो डेफिनेटली नेगेटिव है और एटलीस्ट आज के दिन पे तो बिकवाली का ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से ऑटो में, टू व्हीलर स्टॉक्स में थोड़ा दबाव दिख सकता है। आई थिंक क्लियरली अगर हम बजाज ऑटो और हीरो मोटरकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली गिरने की चांसेस ज्यादा है। और डिफेंसिव में हमें लग रहा है कि फार्मा में डेफिनेटली सन फार्मा जैसा स्टॉक है जो काफी दिनों से अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है कि हलोल की फैसिलिटी चालू होने की अच्छी खबरें हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा माहौल में फार्मा में डेफिनेटली डिफेंसिव की तरफ बाइंग थोड़ी सी कर सकती है, लेकिन टू व्हीलर्स में मुझे लग रहा है कि दबाव शायद थोड़ा सा ज्यादा दिख सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग अंदर की बात बता रहे हैं, हलोल की फैसिलिटी को लेकर कुछ पॉजिटिव खबरें आ सकती है। सन फार्मा में लोग अंदाजा लगा। एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग भी है हेमंत, शुक्रवार को फर्स्ट हाफ में ये चर्चाएं चल रही थी। इवन थर्सडे की शाम देखिए, थर्सडे को किस तरह से तेजी बना, लेकिन आखिरी आधे घंटे में सन फार्मा जो गिरा था शुक्रवार को, फिर से चार्ट देखिए शुक्रवार का, वो थोड़ी सी, ये देखिए इस तरह से 3 बजे बाद, पौने 3 बजे बाद थोड़ा तो देखें, आज इंटरेस्टिंग होगा ये स्टॉक देखना। लेकिन वागले साहब, टॉपिक अनिल जी, मैं शॉर्ट साइड पे दीजिएगा प्लीज। हाँ, नहीं शॉर्ट साइड पे ही है। लेकिन जैसे आपने कहा, एक 30-40 पॉइंट्स के बाउंस बैक के लिए वेट करके बेचे, नहीं तो आप ओपनिंग में एज अ ट्रेडर बेचेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के में मेरा पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, वो काफी वीक है। इसमें मैं 810 के स्टॉप लॉस से बेचूंगा और मेरा टारगेट होगा 750। शायद वो 750 का नीचे 720 तक भी जा सकता है। ओके, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर भी रखिए नजर, और बाकी के 3 स्टॉक्स भी बेचने की साइड ही हैं या कुछ खरीदारी की तरफ भी? 2 स्टॉक बेचने के साइड में है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कंडीशनल बाय है, तो अगर वो 90 ब्रेक किया, क्योंकि उसमें मुझे वीकली पैटर्न काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स जो है ना, बाय होंगे नहीं होंगे, लेकिन एक चीज पक्की है, 6 स्टॉक है वायदा कारोबार के बैंड में। जैन इरिगेशन, जेएसपीएल, सेंचुरी, आरकॉम, कावेरी और आईबुल रियल, इनके बैंड से बाहर निकलने का वक्त आ रहा है। अब जो आज पोजीशन कम होती दिखेगी, कल कम से कम 2-3 स्टॉक तो ऐसे होंगे जो बैंड से बाहर निकल जाएंगे। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए टॉप 5 स्टॉक। आईसीआईसीआई बैंक, इनकी सब्सिडरी कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस का आईपीओ का ऐलान आज होने वाला है। खबरें ये है कि 19 से 21 सितंबर के बीच आईपीओ खुलेगा। 300 से लेकर 334 रुपए का होगा प्राइस बैंड। ऑफिशियली ऐलान आज किया जाएगा। वेल्सपन इंडिया के भी ऊपर रखिए नजर, खराब खबरें यहां पर एक और आती हुई। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले यूएस के टारगेट जो कंपनी थी, उन्होंने कहा था कि इनसे वो इजिप्शियन कॉटन वाली जो बेडशीट्स हैं वो नहीं खरीदने वाले, लेकिन अब आप देखिए वॉलमार्ट ने भी यही संकेत दे दिए और कह दिया है कि वो भी नहीं खरीदने वाले। इनफैक्ट वो यूएस में लोगों के पैसे रिफंड करने लगे हैं जिनके पास ये शीट्स पहुंच गई थी। तो जाहिर सी बात है यहां पर दबाव देखने को मिलेगा आज के दिन, और वॉलमार्ट जो है वो करीब 1.5% कंट्रीब्यूट करता है वेल्सपन इंडिया की आय में, तो यहां पर प्रेशर बनेगा। केन और वेदांता, उनमें अब आज नजर रखिए आप केन के शेयर होल्डर्स पर, क्योंकि पिछले वीक वेदांता के शेयर होल्डर्स ने तो मंजूरी दे दी कि मर्जर किया जाए। अब आज एजीएम है या ईजीएम है, मीटिंग है बेसिकली शेयर होल्डर्स की, वो केन इंडिया के जो शेयर होल्डर्स है वो भी आज मंजूरी देंगे, हो जाएगी ये पूरी संभावना है। नजर रखिए टाटा मोटर पर भी, अगस्त के जो ग्लोबल होलसेल के आंकड़े आए हैं वो अच्छे आए हैं, 16% इजाफा यहां देखने को मिला है। तो देखना होगा कि आज ग्लोबल मार्केट्स की गिरावट का ये शिकार होता है या इस अच्छे नंबर के चलते यहां पर तेजी बनती है। ग्रेसिव इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप की अब एक तरह से आप फ्लैगशिप होल्डिंग कंपनी कर सकते हैं, जो मर्जर की और रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा हुई उसके बाद अब एफआईज और खरीद पाए, इसके लिए लिमिट बढ़ा दी गई है 24 से 30%। लेकिन अभी बड़ा सवाल ये है कि एफआईज वाकई में ग्रासिम खरीदते हैं या फिर एलिनुओ और अल्ट्राटेक उन्हें ज्यादा पसंद आते हैं या आइडिया पसंद आते हैं। चलिए, तो ये होल्डिंग कंपनी के लिए एक खबर तो पॉजिटिव है कि एफआईज की लिमिट बढ़ी है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और हम आपको बता रहे हैं वो स्टॉक्स जिनके लिए ब्रोकरेज हाउसेज ने आज खराब रिपोर्ट्स पेश करी हैं। जी आज देखिए कमजोरी वाला दिन है और रिपोर्ट्स भी काफी कमजोर आ रही हैं। नियति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो सबसे पहले बताएंगी कि ऑटो सेक्टर के लिए किस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलएसए ने काफी निराशाजनक रिपोर्ट लिखी है। नियति, टू व्हीलर्स के लिए आज खराब दिन होगा। हेमंत, सीएलएसए दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म नेगेटिव है, सारे ही टू व्हीलर स्टॉक्स पर सेल करने यानी बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। आयशर मोटर को 21,250 का इनका लक्ष्य है, 7% डाउनसाइड ये दिखाएगा।
टीवीएस मोटर का सबसे खराब इनका टारगेट है 240 का बिकवाली का इनका लक्ष्य है। 27% आपको डाउन साइड ये दिखा सकता है। हीरो मोटो 3030 का इनका लक्ष्य है और बजाज ऑटो को इन्होंने डाउनग्रेड किया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब इसे घटा करके सेल कर रहे हैं। वैल्यूएशंस बेहद रिच हो चुके हैं, रीसेंट रनअप आ चुका है टू व्हीलर सेक्टर में और आगे चल के इन्होंने कुछ एक चैनल चेक्स कराए हैं जिसमें इनको लगता है कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप हो सकता है फेस्टिव सीजन के लिए और अगर फेस्टिव सीजन में अच्छी डिमांड नहीं आई तो ये स्टॉक की डी रेटिंग हो सकती है। 21% डाउनसाइड पोटेंशियल के लिए इन्होंने डाउनग्रेड किया है बजाज ऑटो को। 2850 का बजाज ऑटो का इनका लक्ष्य है। एक्सिस बैंक को भी गोल्डमैन सैक्स अपने एशिया पैसिफिक बाय लिस्ट से हटा रहा है। रीसेंट आउट परफॉर्मेंस के बाद वैल्यूएशंस अब फेयर हो गए हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं, अब इसकी रेटिंग न्यूट्रल की कर दी है। हालांकि इन्होंने अपना टारगेट प्राइस 626 का मेंटेन रखा है। एचडीआईएल खराब नंबर इन्होंने पेश किए थे मगर मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद जेपी मॉर्गन ओवरवेट का कॉल मेंटेन करा है। 140 का इनका लक्ष्य है जो कि 38% का अपसाइड दे रहा है। क्यों? क्योंकि इनका एफएसआई के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, कुर्ला समेत दूसरे भी, उससे इनका जो डेट रिडक्शन है वो बहुत ज्यादा तेजी से होगा, ऐसा इनका मानना है। इसलिए ओवरवेट का कॉल 140 का लक्ष्य। लेकिन टू व्हीलर्स और एक्सिस बैंक पे आज बेहद खराब रिपोर्ट्स। ओहो, तो टू व्हीलर्स का नंबर है और टू व्हीलर्स में मैं एक चीज जो देखा था, सबसे गंदी रिपोर्ट लिखी सीएलएसए ने टीवीएस के बारे में और पिछले हफ्ते टीवीएस पे एक और मॉर्गन का किसका डाउनग्रेड आया था, मुझे एफआई तो याद नहीं लेकिन बड़ा डाउनग्रेड था। टीवीएस के नंबर्स भी आ नहीं रहे। हाँ, तो अब चारों ऑटो में टू व्हीलर्स में से सब टीवीएस ही है आपकी पसंद शॉर्ट करने के लिए या वो भी ना करें? वागले साहब, कहाँ खुलता है उसके ऊपर है, लेकिन आपकी बात सही है, जो इतना ज्यादा स्टॉक ऊपर गया है वो गिरेगा भी ऐसे मार्केट में ज्यादा। सर सीएलएसए बोल रहा है 330 का भाव है और 240 का टारगेट है। टीवीएस जरा देखो। अच्छा ये बताओ, चलो किसके नीचे खुलता है तब शॉर्ट करेंगे आप? मेरा पैटर्न चेंज होगा, वीकली पैटर्न। हाँ। जब 300 ब्रेक करेगा, अभी 330 का क्लोज है, 329 का, 330 अगर ब्रेक कर देता है तो फिर वो 240 250 हो सकता है। तब तक मेरा व्यू अभी भी बुलिश है। 10% तो तब भी है ना। लेकिन आप देखिए ना, अब टू व्हीलर्स ने क्या जबरदस्त रनअप दिखाई। इस तमाम स्टॉक्स ने पिछले हफ्ते लाइफ हाईज छुए हैं और जिनके पास हैं वो मुनाफा वसूली भी करेंगे तो भी देखिए ना दबाव बनेगा इस रिपोर्ट के चलते। तो आज प्रेशर तो रहने वाला है इन तमाम शेयरों के ऊपर, ऐसा लग रहा है वही गिरेंगे, जो बढ़े हैं वही गिरेंगे बिल्कुल। लेकिन एक्सिस बैंक, इसके चार्ट कैसे लगते हैं? आप देखिए पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे यस बैंक के बारे में। यस बैंक तो गिरेगा, वो तो समझ में आ ही रहा है जिस तरह से कंफ्यूजन फैला था क्यूआईपी को लेकर। एक्सिस बैंक के लिए भी नीति बता रही है काफी कमजोर रिपोर्ट्स हैं। इसका चार्ट पैटर्न क्या दिखा रहा है, कितना नीचे आ सकता है? हेमंत 580 तो लगता है, 613 का बंद है। अगर 580 578 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, वो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है, देन आई विल बी सीरियसली वरीड। तो मैं 550 की बात करूंगा। फिलहाल 580 585 ये मेरे टारगेट्स होंगे। एक और बड़ी गंदी सी रिपोर्ट है एचडीआईएल पे, थोड़ी देर में मैं उस पर पूछूंगा क्योंकि नंबर भी खराब है और रिपोर्ट भी है, तो ये तो अच्छे से गिरना। हाई बीटा मिड कैप मेरी लिस्ट में भी है, उनमें ये भी शामिल होता है, तो देखेंगे कि ये डबल डिजिट में गिरता है या नहीं। मेरा भी ओपनर है वैसे आज की टीम का, ये लो। तो चलिए उस पर थोड़ी देर में राय लेंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स और हैं नीति के पास फार्मा शेयरों पर। बताइए नीति, कौन से स्टॉक्स और क्या रिपोर्ट्स हैं? ल्यूपिन पर है आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के एक टॉप पिक इनका सेक्टर में है, फार्मा सेक्टर में। अगर आपको कहीं निवेश करना है तो ल्यूपिन में करके चलिए। 1950 का इनका लक्ष्य है, 24% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। ये अगले 3 साल में इनका ईपीएस 2 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा मानना है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का। क्या इसका पोर्टफोलियो आगे चल के पिकअप करेगा और ये अपने डिस्काउंट पर है अभी 5 ईयर के एवरेज पर, इसलिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 1950 का लक्ष्य ल्यूपिन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच दे रहा है, लेकिन सिप्ला को डाउनग्रेड कर रहा है डॉयचे बैंक। बाय की इनकी रेटिंग थी, अब इसे घटाकर इन्होंने होल्ड करने की सलाह दी है। 550 का इनका लक्ष्य है जो कि 5% का डाउन साइड है। पिछले 3 महीने में स्टॉक बेहतरीन प्रदर्शन दिखा चुका है, उसके बाद अभी डाउनग्रेड कर रहे हैं। 10 to 15% प्रीमियम पर अभी ये ट्रेड कर रहा है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन के मुकाबले। फिलहाल इसको आप इक्वाली करके चलिए। 550 का लक्ष्य सिप्ला पे दिया है इन्होंने भी। ओके, चलिए तो ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स नजर रहेगी फिर ल्यूपिन पर, क्योंकि यहां पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कह रहा है 1950 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और अविनाश जो है हमारे एक्सपर्ट, वो कह रहे हैं कि सन फार्मा उनको अच्छा लगता है। तो ये 2 फार्मा कंपनियां तेजी की साइड आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बाकी के कॉल्स क्या हैं?
संदीप वागले साहब, आपने कहा कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बेचें और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आपका कंडीशनल बाय है। दूसरा एक और बताइए ऐसी तरह की जोड़ी जहां पर तेजी और मंदी का क्या पैसा बने। अभी जोड़ी नहीं है, अभी मंदी के ही कॉल है। ओके। हिंडाल्को में हमारा एस्टिबिलिटी था, मुझे लगता है वो वीक ही खुलेगा तो चांस नहीं मिलेगा, लेकिन वो वीक है, चेंज हुआ है। 157 का स्टॉप लॉस है, 147 का टारगेट है। एक सीईएससी में ओपन इंटरेस्ट अच्छा बना था फ्राइडे को और पैटर्न भी काफी बेरिश है। ये 654 के स्टॉप लॉस से 618 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। तो पेयर ट्रेड तो आपका ये होगा कि आईबुल हाउसिंग बेचो और आईबुल रियल खरीदो, लेकिन 90 के ऊपर जाता है तो ही। कौन सा आईबुल रियल? आईबुल रियल 87 का बंद है। नहीं तो फिर 90 के ऊपर कैसे तो जाएगा? वो तो कॉल खत्म हो गया आपका। तो फिर वो वैलिड नहीं, वैलिड नहीं होगा। तो सीईएससी की जिसकी बात कर रहे हैं 14 तारीख को उसके नतीजे आने वाले हैं, यानी कल बाजार बंद है, परसों उसके नतीजे आएंगे, तो इनके चार्ट्स पर वो सेल दिख रहा है। ठीक है। HDIL, चलिए अविनाश जी, ये शेयर क्या रखने चाहिए क्या किसी को पोर्टफोलियो में? मेरे ख्याल ये से रिजल्ट है। अच्छा, एक आदमी आपको हिंदुस्तान में ऐसा मिलेगा नहीं जो ये कहे कि रियल एस्टेट में मुझे तेजी लगती है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा एक्चुअली। तो फिर रियल एस्टेट शेयरों को लेने का रीजन क्या है फिर? और जो खास तौर से इतने बढ़ गए, DLF 70-80 वाला 150 हो गया, HDIL भी देखो 3 डिजिट में फिर से आ गया। इन्हीं लेवल पर प्रमोटर ने किसी जमाने में स्टेक मार्केट, ओपन मार्केट में कितने 50 बेचा था, जी हाँ बेचा था। और बिना मतलब कुछ पैसा किसी को देना था तो उन्होंने सोचा शेयर ही बेच के दे दें। हाँ, ये सबसे खराब माना जाता है। इससे बढ़िया क्या भाव मिलेगा HDIL किसी के पास से निकलने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से एक फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि इस शेयर से कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिल नहीं सकता। एक ऑलरेडी Q1 के नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर में अगर गिने चुने जो शेयर्स हम रेकमेंड करते हैं क्लाइंटों को, तो उसमें से क्लियरली हम देखते हैं कि जहां पे डेट कम है, विजिबिलिटी अच्छी है, ओबेरॉय रियल्टी या टिपिकली गोदरेज प्रॉपर्टीज। अनिल जी, रियल एस्टेट में शायद अभी इमीडिएट ट्रिगर ना हो, क्योंकि रेट कट के लिए मेरे ख्याल से शायद दिसंबर तक मार्केट्स को वेट करना पड़ेगा। तो ये रेट कट से भी नहीं चलते हैं। नहीं, बिल्कुल, बट फ्रैंकली थोड़ा सा सेंटिमेंटल इफेक्ट आता है। और क्लियरली जिनके पास डेट ज्यादा है, हम ये समझते हैं कि DLF में रेंटल बिजनेस में सेल ऑफ होगा, इनको कैश फ्लो मिलेगा, डेट कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से ऑलरेडी प्राइस भाग चुके हैं, जैसे आपने सही कहा। मुझे लग रहा है कि अभी इन भाव से तो मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल नहीं, बट थोड़ा सा करेक्शन पॉसिबल है। जरा सर लेवल बताइए HDIL के नीचे के, थोड़े अच्छे वाले देना ले। अनिल जी, मैं आपके व्यू के अगेंस्ट जाने की गुस्ताखी करता हूं, माफ कीजिए। लेकिन चार्ट्स में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। शायद वो आज गलत होगी। एक्चुअली इतने दिनों से स्टॉक बढ़ रहा है, सही भी है, आप गलत नहीं कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहूंगा किस लेवल के नीचे वीकनेस होगी। परसों 96 में हमने बाय दिया था फॉर अ टारगेट ऑफ 110। अभी 102 आकर आई थिंक 100 का बंद है। 93 के नीचे क्लोज होता है, इसमें से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। परसों तक देखिए पूरा बाजार तेजी में ही था और ये तो ओवरनाइट ऐसा हुआ है। तो ये तो चार्ट पे सिग्नल तो नेचुरली आप कुछ अहम लेवल तोड़ेंगे, उसके बाद ही जनरेट होंगे। देखिए नॉन स्टॉप 2000 पॉइंट की निफ्टी ने तेजी दिखाई, तो कहां से कोई कम। और ये भी शायद जो कह रहे हैं हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, वागले साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल कि जरूरी नहीं कि मतलब कोई बाजार मतलब आज आखिरी दिन है और बंदी हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। अहम लेवल सपोर्ट लेगा और एक साइड बढ़ता नहीं तो एक साइड गिरता भी नहीं है, तो धीमे धीमे। पर ठीक है, थोड़ा सावधान रहने में। लेकिन एक बात तो है, बाजार में अब वो बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहा नहीं, ऐसा लग रहा है देखकर। सेल ऑन रैलीज का हुआ नहीं हुआ, ये अभी एक डिप आने के बाद दूसरी डिप में क्या होता है, बुल्स क्या खरीदारी करते हैं वो देखना होगा। अब हेमंत एक चीज जो हो जाएगी वो ये कि ऐसे लोगों की तादाद बढ़ जाएगी जो ये मानने वाले कि 9000 को आप आसानी से पार नहीं करेंगे, और उसमें कई सारे तेजी करने वाले ट्रेडर्स भी शामिल हो जाएंगे। अब तक तो खाली मंदी वाले ही मान रहे थे कि 9000 के पार आप आसानी से निकलेंगे नहीं, अब तेजी वाले भी मानना शुरू करेंगे। चलिए, तो इस सीरीज में तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जो हम कह रहे थे कि आपको हासिल होता हुआ दिखेगा 9000 का स्तर, लेकिन देखना होगा अगली सीरीज में दिवाली से पहले। वो वाला बुल्स तो अभी भी थोड़े बहुत जिंदा है, लेकिन लेंगे एक ब्रेक, शायद ब्रेक लेने का वक्त है, और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर हम बात करेंगे जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा, और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ने वाले हैं कुछ, और ऐसा मेरे प्रोड्यूसर मेरे को बता रहे हैं, और उनसे भी जानेंगे उनका व्यू क्या निकल कर आ रहा है बाजार पर। संदीप वागले साहब और अविनाश गोरक्षकर जी तो हैं ही हमारे साथ स्टूडियो में, और अब 2 नए एक्सपर्ट और जुड़ रहे हैं। वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए वे टू वेल्थ के आदित्य अग्रवाल, और तकनीकी राय देने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल भी। आप दोनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। तो पहले तो आदित्य, वायदा कारोबार के डेटा क्या बता रहे हैं? किन लेवल के नीचे खुले निफ्टी तो फिर तेजी की पोजीशन से निकल जाना चाहिए, या फिर सपोर्ट कहां लग रहा है? क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे व्यू क्या बन रहा है?
मॉर्निंग अनिल जी। वेल निफ्टी में देखें तो निफ्टी में इस एक्सपायरी के शुरू में हमने काफी बड़ी रैली देखी थी। निफ्टी 8500 से ऑलमोस्ट 9000 के लेवल तक गया था। तो हमको लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जो एक फ्राइडे के सेशन में चालू हुई थोड़ी सी और आज जारी रहेगी। ग्लोबल मार्केट से चलते एक बड़ा करेक्शन आज हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता कि निफ्टी 8700 के लेवल बहुत जल्दी में तोड़ेगा। काफी एग्रेसिव हमने पुट राइटिंग देखी है 86, 87 दोनों ही स्ट्राइक्स पे। तो मुझे लगता है कि 8700 का लेवल निफ्टी के लिए एक शॉर्ट टर्म एक अच्छा सपोर्ट बनेगा और वहां से वापस हमको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आज के अगर आज निफ्टी करीब 140 150 पॉइंट नीचे खुलता है तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर निफ्टी 8740 8730 के आसपास आता है फ्यूचर्स में तो वहां पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। हमको लगता है कि वापस 8900 निफ्टी 8940 तक के लेवल अगले कुछ दिनों में दिखा सकता है। तो शॉर्टिंग की सलाह मैं इस लेवल पे नहीं दूंगा निफ्टी में अगर निफ्टी गैप से खुलता है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में भी देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। नीचे में बैंक निफ्टी 20,000 19,850 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वहां पे भी बैंक निफ्टी में एक बार बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 19,500। तो मैं आज के सेशन में एटलीस्ट शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर निफ्टी 8700 को तोड़ता है उसके नीचे क्लोज देता है उस केस में जरूर थोड़ा सा शॉर्ट ये प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकता है और निफ्टी 8500 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, तो 8700 के नीचे ही शॉर्ट पोजीशंस आपको बनानी चाहिए। मानस से भी पूछते हैं। मानस ये बताइए, बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर आप देखें तो सितंबर में काफी जबरदस्त प्रदर्शन इसने दिखाया। इसने तो बैंक निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। कहां आएगी बड़ी गिरावट? कोई पीएसयू साइड का स्टॉक जो आपको लगता है आज प्रेशर में रह सकता हो, जिसको बेचकर पैसा बने? देखिए, अगर बैंकिंग क्षेत्र की बात करिए तो ज्यादातर बैंकिंग स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। ये जरूर है कि प्राइवेट बैंकिंग में हमने थोड़ा करेक्शन देखा और शायद थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड भी है। बट ट्रेंड की बात करिए तो अभी भी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में स्ट्रेंथ लगती है और मैं समझता हूं कि अगर जिस तरह की गिरावट की उम्मीद आज है, अगर वैसी गिरावट देखने को मिले तो काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहां पर लोअर लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए। स्पेशली कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो स्टॉक चार्ट से बहुत अच्छे लगते हैं। इवन सिंडिकेट बैंक में स्ट्रेंथ दिखती है। ऐसा लगता है कि अगर ऐसी कोई गिरावट आए तो यहां पर जरूर खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और अगर आप 1 से 2 मंथ होल्ड कर सकते हैं तो ये ऐसे बैंक्स हैं जहां पर आपको 12 से 15% का रिटर्न जरूर मिल सकता है। तो मेरी राय बिकवाली की नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि ऐसी गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो आज इंटरेस्टिंग है कि वायदा कारोबार के लिहाज से आदित्य मान रहे हैं कि 8,700 के नीचे जाएगा नहीं। वागले साहब को भी उसी रेंज में सपोर्ट दिख रहा है। मानस भी कह रहे हैं कि बहुत तेज गिरावट हो तो बिकवाली ना करें, खरीदारी करें। लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी बिगड़े नहीं, सही भी है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स इतना जल्दी से एकदम आपको यू टर्न लेते हुए नजर नहीं आएंगे, ये संकेत साफ है। मानस, ऐसे में बताइए पिक्स कौन से शेयर हैं आपके रडार पर जहां तेजी या मंदी की पोजीशन बनाना चाहते हैं आप? देखिए, तेजी की पोजीशन तो आईडीबीआई बैंक में बनाएंगे क्योंकि वहां पर चार्ट्स पे एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट दिखा है। प्राइस ब्रेकआउट और वॉल्यूम ब्रेकआउट दोनों दिखे हैं और जिस तरह के चार्ट्स हैं ऐसा लगता है कि जल्दी हम एक शार्प अप मूव देखेंगे आईडीबीआई बैंक में। ये 87 तक के लेवल्स टच कर सकता है। मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप दिया है क्योंकि मॉर्निंग में जरूर गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है हमें 77 76 तक के लेवल्स भी देखने को मिले, बट उस गिरावट पे खरीदारी करनी है। आपको 72 का स्टॉप लॉस रखना है और 87 के टारगेट तय करने हैं। सेल करने की सलाह रहेगी एमएनएम फाइनेंस में क्योंकि फाइनेंस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था लास्ट सेशन में और एमएनएम फाइनेंस में एक बेयरिश पैटर्न डेली चार्ट से बना है। ऐसा लगता है कि इस करेक्शन में स्टॉक अपना 50 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है जो कि आई थिंक 334 के आसपास आता है। तो वो टारगेट सेट करके चले। अगर आपको ये प्राइस मिले या 350 या 349 के प्राइस मिले तभी शॉर्ट करें। बहुत डीप कट के बाद शॉर्ट ना करें। अगर ये 340 और 342 के आसपास खुले तब शॉर्ट ना करें। अगर 350 के आसपास स्टॉक मिलता है तो शॉर्ट करें। 356 के स्टॉप लॉस रखें। ओके, चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन नजर रहने वाली है उन स्टॉक्स में जो पिछले कुछ दिनों में 100% दौड़ लगा चुके हैं। पटेल इंजीनियरिंग 115% की आसपास की रैली, एचसीसी 100%, एपटेक 150%, डेल्टा 80% की रैली दिखा चुके हैं। इस तरह के मिड कैप्स में क्या करना चाहिए? मुनाफा हो रहा हो जिसने अब तक हमारे कहने से खरीदे हैं, क्योंकि इनमें से कई शेयर कुछ वागले साहब ने सजेस्ट करे हैं, कुछ अविनाश जी ने सजेस्ट करे हैं, हमारे कुछ हम लोग 2020 एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, अब आज जो मार पड़ेगी और जो जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स गए ना, गिरावट एक ही दिन की और एक दिन की गिरावट में कुछ बदलता नहीं, लेकिन एक चीज बदलती है वो ये कि व्यू
जो बाय ऑन डिप्स का होता है वो सेल ऑन राइज वाला हो जाता है, और वो व्यू जब बनता है ना तो फिर बाजार को कुछ अहम लेवल को पार करना होता है, उसके बाद आप वापस से उस ट्रेंड को पकड़ते हुए देखते हैं। जी हाँ। तो अब जब तक 9000 पार नहीं करेगा ना, लोगों को ये लगेगा कि अब जब भी ऊपर आए बेचना है। तो ये जो बदलाव होता है व्यू में, ये बाजार में लोगों, वैसे तो एक तरह से बढ़िया है लोग जितने सावधान रहे हैं, लेकिन जब अच्छा पैसा आ रहा है 40-50%, अच्छा इस साल लोगों ने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें 50% से ज्यादा के रिटर्न बन रहे हैं, तो क्यों नहीं लेना चाहिए? 4-5 स्टॉक्स तो खास तौर पर पटेल, एचसीसी, एप्टेक, डेल्टा कॉप, ये स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं। यहाँ पर अब थोड़ा मुनाफा जरूर वसूल कर लेना चाहिए। लेंगे ब्रेक के बाद बात करेंगे आज केन और वेदांता के लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इनके शेयरधारक आज मंजूरी देंगे, और सबसे बड़ी बात एलआईसी का क्या रुख होता है। चर्चा चल रही है कि एलआईसी शायद ऑन बोर्ड है इस मर्जर के लिए। कैसे अप्रोच करें केन वेदांता को? एक और खबर अच्छी है केन के लिए, और वो ये है कि कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में 5% तक के आसपास की तेजी। तो केन वेदांता को आज किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, पेश करेंगे अविनाश जी की राय इस मर्जर, इस इवेंट पर ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। संदीप वागले जी, अविनाश गुरश्कर जी, आदित्य अग्रवाल साहब और मानस जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पावर पैक्ड पैनल बना हुआ है सीएनबीसी आवाज पर। वक्त है अब ये जानने का कि केन वेदांता के स्टॉक के साथ आज किस तरह से बाजार रिएक्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इन दोनों ही कंपनियों के लिए। मर्जर के ऊपर आज शेयरधारक भारत में मंजूरी देंगे, और इंपॉर्टेंट है एलआईसी का रुख। रिपोर्ट्स आ रही हैं अविनाश जी के एलआईसी ने शायद मंजूरी दे दी है, हालांकि औपचारिक रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन इस तरह के मार्केट में चर्चा है। हो जाएगा मर्जर, क्या लगता है? आई थिंक हेमंत, रिवाइज जो मर्जर प्रपोजल इन्होंने दे दिया है, मुझे लग रहा है कि एलआईसी भी शायद मान जाए, और क्लियरली ऑलरेडी वेदांता के शेयर होल्डर्स ने इसको अप्रूव किया है, तो इट इज अ मेयर फॉर्मेलिटी। और मुझे लग रहा है कि इसका जो मर्जर का मेजर बेनिफिट जो आएगा वो ऑब्वियसली वेदांता को आएगा। क्लियरली जिस प्रकार का मर्जर बेनिफिट्स और कॉस्ट रैशनलाइजेशन होगा आगे, मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो तो डाइवर्सिफाई होगा, लेकिन इनको डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, रिजर्व्स, सारे तरीके से ये मर्जर पॉजिटिव रहना चाहिए। हालांकि इसका इफेक्ट आपको आने वाले 1-1.5 साल में ही देखने को मिलेगा, बट केन के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी डील है, और ये डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इस बार शेयर होल्डर्स इसको अप्रूव करेंगे। ओके, तो ये है राय आपके लिए मर्जर पर अप्रूव होने की संभावना पूरी। लेकिन देख लेते हैं आज वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कहाँ है मौके तेजी या मंदी की पोजीशन बनाने के। वे टू वेल्थ के आदित्य अग्रवाल हमारे साथ है। आदित्य बताइए, क्या है रिकमेंडेशंस आज आपकी, तेजी की तरफ या मंदी स्टॉक फ्यूचर्स में? बताइए। वेल अनिल जी, मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में देखें तो काफी एक अच्छी, हमने एक एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, तो यहां से मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी में शॉर्ट टर्म एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक आज 80 के आसपास आता है तो वहां पे इसमें एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में हमारे टारगेट रहेंगे 86, उसके बाद ऊपर निकलता है तो 90 का टारगेट रहेगा। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 76 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा कोल इंडिया में। कोल इंडिया में देखें तो स्टॉक में काफी टाइम से स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। एक प्रॉफिट बुकिंग देखा था हमने पिछले हफ्ते, लेकिन उसके बाद आप इस 2 दिन में एक शॉर्ट कवरिंग देखा था। फ्राइडे के सेशन में 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, और हमने लोअर लेवल से थोड़ी सी एक फ्रेश बाइंग आते हुए देखी थी। तो यहां से मुझे लगता है कि कोल इंडिया में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक ऊपर में 345, 348 तक के लेवल दिखा सकता है। इसके अंदर भी आज के डेट में एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 323। साथ ही साथ में एक सेल कॉल दूंगा टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स में देखें तो एक बड़ी रैली के बाद पिछले हफ्ते एक सेल हमने थोड़ा सा एक शॉर्ट पोजीशन बनते हुए देखी थी ऊपरी स्तर से। तो यहां से टाटा मोटर्स थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, और हमको लगता है नीचे में 550 के लेवल दिखा सकता है। इसके अंदर एक कोई भी पुल बैक आता है तो शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 582। ओके, चलिए, तो टाटा मोटर को बेचने की राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। हालांकि होलसेल बिक्री के जो आंकड़े आए हैं वो अच्छे आए हैं, लेकिन क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हैं और चार्ट्स पर और एफएनओ पोजीशन में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, यहां पर प्रेशर आज रह सकता है। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के बाद L&T टेक के आईपीओ की भी हम बात करेंगे। अनिल जी से पूछेंगे कि ये आईपीओ क्या पार हो जाएगा, आपको निवेश करना चाहिए, या फिर दूसरे जो आईपीओ स्टेबल से आए हैं, L&T इन्फोटेक जो इशू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है, उसने तो पैसा बनाकर दिया नहीं, ये क्या देगा? इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद पहला सौदा भी हाजिर करेंगे, और रहेगी नजर सबसे पहले मार्केट के क्यू पर। जी हाँ, रुपए की ओपनिंग पर आज रुपया किस तरह से खुलता है इस पर नजर रहेगी। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी तो यही संकेत दे रहा है कमजोरी भरी शुरुआत हो सकती है। 2020 का अपडेट भी हाजिर करेंगे, तो ये सब एक्शन रहने वाला है ब्रेक के उस पार।